गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने न्यूक्लिक अम्ल के जो केमिकल एनालिसिस किया था उसके बाद अपने को पता लगा था कि उसके जो मुख्य अवयव होते हैं वो आपके होते हैं फास्फोरिक अम्ल, शर्करा और कार्बनिक क्षारक। ये तीन मुख्य अवयव हैं। उससे आगे का जो चैप्टर है, उससे आगे की जो बारे में जानकारी है न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन लेते हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या होती हैं। तो बच्चों अपन आज का जो टॉपिक लेते हैं वो पहले लेंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड्स। देखो बच्चों, न्यूक्लियोसाइड्स होते क्या हैं। अपन ने जब केमिकल एनालिसिस किया था, विश्लेषण जब किया था किसका, न्यूक्लिक अम्ल का, तो उस जगह पे अपने को एक शब्द आया था न्यूक्लियोसाइड्स। तो वो बनते कैसे हैं, अपघटन के दौरान अपन ने चर्चा की थी। इसमें अपन देखते हैं कि आपके जो कार्बनिक क्षारक होते हैं वो कार्बनिक क्षारक आपके शर्करा के साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं और उसे ही अपन न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि कार्बनिक शर्करा कार्बनिक क्षार के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। देखो बच्चों, आपके जो कार्बनिक क्षार होते हैं वो कार्बनिक क्षार शर्करा के साथ मिलते हैं और शर्करा के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर देते हैं। देखो बच्चों, अपन ने पढ़ा था कि जो शर्करा है वो राइबोस शर्करा होती है और राइबोस शर्करा जो होती है वो 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है, अर्थात वो पेंटोस मोनोसेकेराइड के रूप में होती है। तो उसमें 5 कार्बन होते हैं। और जो कार्बनिक क्षार होते हैं वो कार्बनिक क्षार आपने पढ़े थे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन में 2 थे अपने, एडिनिन और आपके गुआनिन, और थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल थे, वो थे पिरिमिडिन के अंदर। तो इनके जुड़ने के आधार पर यदि हम बात करें तो आपके 5 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स और डीएनए की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। तो अपन यहाँ लिख से हैं कि राइबोस शर्करा 5 कार्बन युक्त होती है। राइबोस शर्करा 5 कार्बन युक्त होती है जिसके एक कार्बन से कार्बनिक क्षारक जुड़ता है। ये कार्बनिक क्षारक डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं। अतः इनके जुड़ने से 4 प्रकार की न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। देखना बच्चों, यहाँ पे 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं और ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स शर्करा और कार्बनिक क्षारक के जुड़ने के आधार पर बनते हैं।
अब ये किस प्रकार से जुड़ते हैं इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करें तो अपन देखते हैं कि जो पेंटोस शर्करा होती है वो पेंटोस शर्करा इस प्रकार से होती है। अर्थात ये आपके क्या है, एक ये आपके शर्करा है राइबोस प्रकार की। इसके ये पहले वाला जो बंध है इस जगह पे आपके मान लो कोई क्षारक जुड़ गया है, ये एडेनिन जुड़ गया है। इसी प्रकार से आपके 4 प्रकार की क्या हो सकती हैं, ये बच्चों क्या है आपके, ये आपके है शर्करा, राइबोस शर्करा है। अब एडेनिन जुड़ गया, या आपके ग्वानिन जुड़ गया, ग्वानिन क्षारक भी जुड़ सकता है, ये आपके थाइमिन और ये साइटोसिन। इस प्रकार से ये जो एक ये शर्करा है और ये आपके क्या है, यह है आपके कार्बनिक क्षारक। इसके जुड़ने से आपके ये जो पूरा क्या बन रहा है, समूह बन रहा है। इस समूह को ही बच्चों क्या बोलते हैं अपन, इस समूह को ही बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अर्थात ये है आपके शर्करा, मैं इसमें नोट कर देता हूँ, ये आपके है शर्करा। और ये आपके ये जो आपके हैं वो क्या है, ये है आपके कार्बनिक क्षारक। इन दोनों के जुड़ने से ये जो बने हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हुआ है। यह आपके 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड बनती हैं। जब एडेनिन आपके राइबोस से जुड़ती है तो इस प्रकार से जो शर्करा बनती है, इस प्रकार से जो न्यूक्लियोसाइड बनता है उस न्यूक्लियोसाइड को अपन बोलते हैं एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। अर्थात इसका नाम होगा, ये जो आपके क्या बन रही है, ये जो आपके शर्करा न्यूक्लियोसाइड बन रही है, ये एडेनिन तो आपके क्या है यहाँ पे कार्बनिक क्षारक है और ये शर्करा उपस्थित है राइबोस, इसका नाम होगा एडिनोसिन। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं और इसके जो नाम हैं वो क्षारक के और राइबोस के जुड़ने के आधार पर होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अपने न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में चर्चा की है। आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है आपके कार्बनिक क्षारक और जो शर्करा होते हैं उन दोनों के जुड़ने के परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। अब अपन देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अगला जो अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स देखो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स जो बन गए थे अपने, जिसके अंदर कार्बनिक क्षारक और शर्करा जुड़ गया था, उसके जुड़ने के परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण हो गया था। उस न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर यदि फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो उसके जुड़ने के परिणाम स्वरूप जिसका निर्माण होता है उसे अपन न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण न्यूक्लियोसाइड्स में फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसे अपन नोट कर लेते हैं पहले। न्यूक्लियोसाइड्स में फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोटाइड्स का
निर्माण होता है। अर्थात आपके न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर जब फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है तो उसके जुड़ने के परिणाम स्वरूप आपके न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो जाता है। देखो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स जो जुड़ते हैं वो या तो 3 नंबर के कार्बन से जुड़ते हैं या फिर 5 नंबर के। जैसे एक सर्कल न्यूक्लियोसाइड्स में 3 नंबर से कार्बन से जुड़ा हुआ है फास्फोरिक अम्ल, तो दूसरे वाले जो कार्बन है उसके 5 नंबर के कार्बन से क्या जुड़ता है? फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है। तो ये एक क्रम होता है। अभी अपन ने देखा था कि जो शर्करा है वो किससे जुड़ रही थी? कार्बनिक क्षारक से। कार्बनिक क्षारक से जो जुड़ रही थी तो वो 1 नंबर के कार्बन से जुड़ रही थी। अब उसके आधार पे अपन देखें तो ये आपके न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं वो 5 नंबर के कार्बन से जुड़ते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फास्फोरिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड में कार्बन 3 या कार्बन 5 से जुड़ते हैं। इसको अभी अपन समझते हैं ये किस प्रकार से जुड़ते हैं। जैसे अपन ने एक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया था, जैसे अपन ने ये एक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये है आपके पेंटोस शर्करा, और इस पेंटोस शर्करा के अंदर यहाँ पे आपके क्या जुड़ गया था? ये आपके जुड़ गया था नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक और न्यूक्लियोसाइड्स नीचे है, ये रही। इस न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर एक नीचे और बनाते हैं अपन, और ये सबसे नीचे ये एडेनिन है, ग्वानिन, थाइमिन और ये साइटोसिन। इस प्रकार से आपके ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, जितनी भी हैं वो बन गई है। अब ये 1 नंबर का कार्बन है तो आपके 1 2 3 ये 3 नंबर का कार्बन हो गया, और ये 1 नंबर का है, ये 2, ये 3 नंबर का, ये 4 और ये 5 नंबर का कार्बन हो गया। अब यहाँ पर अगर आपका फास्फोरिक अम्ल जुड़ रहा है तो इसके दूसरे सिरे में 5 नंबर से जुड़ेगा, ये 5 नंबर से जुड़ेगा, और फिर इसके बाद ये इसके 3 नंबर से जुड़ जाएगा। इसका ये 5वां नंबर का है और इसका ये 3 नंबर का कार्बन है। इसमें देखें तो इसमें ये 3 नंबर से जुड़ चुका है, तो इसका ये 5 नंबर का कार्बन ये होगा 1 2 3 4 5, तो 5 से अब नीचे वाले के 3 से जुड़ेगा, फिर इसमें ये इसके 5 से और इसके 3 से जुड़ेगा, इसके ये 3 से जुड़ गया है, तो अब यहाँ पे इसके ये 5 से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं उसमें जो क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर आपके जो फास्फोरिक अम्ल होते हैं, ये फास्फोरिक अम्ल हैं। इसके फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने के परिणाम स्वरूप ये क्या है, आपके फास्फोरिक अम्ल। ये फास्फोरिक अम्ल एक्चुअल में करता क्या है, यह आपके न्यूक्लियोसाइड्स को जोड़ के एक चेन बनाता है, एक श्रृंखला बनाता है, और ये फास्फोरिक बंध बना देता है। फास्फोरिक अम्ल क्या करता है, ये आपके फास्फोरिक बंध बना देता है, और ये जो बंध होता है इससे आपके किसका निर्माण हो जाता है, ये जो पूरी श्रृंखला बन चुकी है इसके जुड़ने के परिणाम स्वरूप इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इसमें आप जब 2 जुड़ते हैं, जब आपके 2 आपके क्या जुड़ जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स आपस में जब 2 जुड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है, और अधिक मात्रा में ये जुड़ेंगे तो उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, जिसके बारे में अपन आगे स्टार्ट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए। अपन ने चर्चा की है अभी न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में, फिर चर्चा की है न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, और अब अपन देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स।
पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स अभी अपन ने चर्चा की, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है आपके न्यूक्लियोसाइड्स के फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने के परिणाम स्वरूप। अब यदि फास्फोरिक अम्ल जो जुड़ा है वो जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बन गई, अगर न्यूक्लियोटाइड की अनेक श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाती हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो जाता है। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि दो या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से, दो या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण जो आपके होता है वो आपके दो या दो से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने के परिणाम स्वरूप होता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वास्तव में यही न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल वास्तव में क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। देखो बच्चों, आपके ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। एक्चुअल में आपके जो डीएनए आरएनए होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसके अंदर आपके कार्बनिक क्षारक होते हैं, फास्फोरिक अम्ल होते हैं और आपके राइबोस शर्करा उपस्थित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अपन यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, फिर उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे आगे क्या है। अभी अपन ने न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना अपन ने बनाई। ये देखो बच्चों, ये एक प्रकार की क्या है, न्यूक्लियोटाइड की अपन संरचना बनाएंगे, फिर उसको पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स में बदल के न्यूक्लिक अम्ल की संरचना बना देंगे। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। अब यहाँ पे 3-5 के क्रम में आपके क्या जुड़ रहे हैं, आपके ये हो गई आपके न्यूक्लियोटाइड। अब देखो बच्चों, अगर इसी के अंदर ऐसी एक और न्यूक्लियोटाइड इधर जुड़ जाती है, जैसे अपने यहाँ अपन बना देते हैं ये आपके है इधर थाइमिन
इसमें ये 1 2 3, ये 3 नंबर का आएगा, ये 5 का हो जाएगा। ये क्रम हो गया आपके इसमें। अब देखो बच्चों, ये आपके एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड यदि हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधित होती हैं तो सामान्यतः यदि इसमें त्रिबंध होगा, इसमें द्विबंध हो, इसमें त्रिबंध हो, इसमें द्विबंध हो और इसमें त्रिबंध हो, तो ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन चुकी है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका नाम है बच्चों आपके डीएनए। डीएनए के अंदर इसी प्रकार की स्ट्रैंड होती है, डबल स्ट्रैंड की वो होती है, उसका मैं अभी डायग्राम बना दूंगा शॉर्ट में। तो ये आपके जो डीएनए हैं उस डीएनए की क्या है, पहले अपन लिखते हैं इसको, ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये क्या है बच्चों आपके, ये है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कौन सा है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये कौन सा है आपके, ये आपके डीएनए न्यूक्लिक अम्ल जो है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, जिसके अंदर ये आपको दिख रहा है। इसकी द्विकुंडलित संरचना होती है, जो डीएनए होता है उस डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है। वो आपके डायग्राम में ज़्यादा है नहीं, आपके डिटेल में सिलेबस में वो है नहीं, थोड़ा सा जो है वो आपको यहाँ बता देता हूँ, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ये आपके इस प्रकार से आपके डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एडिनिन आपके थाइमिन के द्वारा डबल बंध से, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बंध से, और फिर आपके थाइमिन डबल बॉन्ड से एडिनिन से, और फिर आपके क्या होता है, ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये आपके डीएनए है, ये द्विकुंडलित संरचना है, ये आपके उसमें खोल के बताएगी संरचना है। ये न्यूक्लिक अम्ल है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल जो है उसका डायग्राम है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किसे कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ती है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड वास्तव में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और ये जो आपके है ये आपके न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए, जिसकी ये संरचना है, और ये उसकी द्विकुंडलीय संरचना है जो आपके डीएनए होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अपन देखते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। आपके 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हैं। पहले उनका थोड़ा सा अपन उपयोग देखते हैं, फिर उसके बारे में अंतर देखते हैं कि अंतर क्या होता है। उपयोग के बाद इनके उपयोगों की अपन चर्चा कर लेते हैं। पहले न्यूक्लिक अम्ल के उपयोग।
देखो बच्चों, अपन ने चैप्टर जब स्टार्ट किया था, ये टॉपिक जब स्टार्ट किया था, उस टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो आपके आनुवांशिक जो सूचनाएं होते हैं, उन आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम में करते हैं, अर्थात ये आनुवांशिक वाहक का काम करते हैं। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंस है, पहला जो महत्व है वो ये है कि ये आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण का कार्य करते हैं। मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, आनुवांशिक जो कोड होते हैं, वो जो गुणसूत्र होते हैं, जिनमें जीन होते हैं, उनके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद अपन दूसरा इनका उपयोग देखते हैं, तो इनका दूसरा उपयोग है प्रोटीन संश्लेषण का। इसका दूसरा उपयोग है प्रोटीन संश्लेषण। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से ही की जाती है। ये जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वही प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसको प्रेरित करते हैं। तो ये हो गया आपके न्यूक्लिक अम्ल के उपयोग। अब अपन देखते हैं आपके जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो डीएनए और आरएनए है। इन डीएनए और आरएनए के अंदर अपन अंतर देख लेते हैं एक बार कि दोनों न्यूक्लिक अम्ल के जो डीएनए और आरएनए है उनमें अंतर क्या है। तो मैं यहाँ दोनों के जो अंतर है उसको नोट कर देता हूँ, आप देखना उनको। अपना टॉपिक है डीएनए व आरएनए में अंतर। देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं जिसमें एक साइड में डीएनए के बारे में लिखेंगे और एक साइड में आरएनए के बारे में। यहाँ अपन लिखेंगे डीएनए और यहाँ पे लिखेंगे आरएनए के बारे में। सबसे पहले अपन लेते हैं इसका जो पहला अंतर है वो क्या है। देखो बच्चों, आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है और जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो इसका पहला अंतर क्या है, ये कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। ये क्या होता है, कोशिका केंद्रक में पाया जाता है, जबकि जो आरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। दूसरी बात करें तो आपके जो कोशिका द्रव्य में केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ये क्या करता है, ये आपके गुणसूत्रों का निर्माण करता है। ये केंद्रक में पाया जाता है डीएनए और आपके किसका निर्माण करता है, ये आपके गुणसूत्रों का निर्माण करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके जो डीएनए होते हैं उस डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है।
देखो बच्चों, अपन ने पहले भी बात की थी कि डीएनए के अंदर आपके डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि जो आरएनए होता है उस आरएनए के अंदर आपके राइबोस शर्करा पाई जाती है। कार्बनिक क्षार की यदि हम बात करें तो डीएनए के अंदर आपके इनमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन व ग्वानिन क्षार पाए जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इनमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन क्षार पाए जाते हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें किसकी, आरएनए की, तो इनमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल, थाइमिन के स्थान पे इसमें यूरेसिल, कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं। ये इसका तीसरा अंतर है। चौथे अंतर की यदि हम बात करें, डीएनए और आरएनए के अंदर यदि हम चौथे अंतर की बात करें तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना होती है, जबकि जो आरएनए की संरचना होती है वो एक कुंडलीय होती है। इसकी द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए की जो संरचना होती है वो आपके द्विकुंडलित होती है, जबकि आरएनए की जो संरचना होती है ये एक कुंडलित संरचना में पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, यह आपके कौन सी संरचना में पाया जाता है, यह आपके एक कुंडलित संरचना में पाया जाता है। डीएनए के आगे बात करें तो यह आपके आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, जबकि आरएनए आपके प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण का काम करता है। और ये जो आपके होता है, ये आरएनए, ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो ये बच्चों क्या काम करता है, यह आपके प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इस प्रकार से आपके जो ये अंतर है डीएनए और आरएनए में वो कंप्लीट होते हैं। इसको एक बार और देख लीजिएगा। कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए से निर्मित होते हैं। आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। डीएनए के अंदर आपके डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए के अंदर आपके राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अंदर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन क्षारक होते हैं, जबकि इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो होता है वो थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है। इसमें द्विकुंडलित संरचना होती है, जबकि इसके अंदर एक कुंडलित संरचना पाई जाती है। ये आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण का काम करता है, जबकि आरएनए आपके प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास बच्चों अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया बायोमोलिक्यूल्स जिसका नाम है लिपिड। थैंक यू, धन्यवाद।